हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में कवर किया था एनालिसिस ऑफ सिग्नल, यानी कि अगर किसी सिग्नल का हमें ग्राफ दिया हो तो उसको एनालिसिस करके कैसे हम उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ और भी तरीके के फंक्शन। तो आज का हमारा सबसे पहला फंक्शन जो है वो होने वाला हमारा सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सिंक फंक्शन की डेफिनेशन होती है सिंक टी इज इक्वल टू साइन पाई टी बाई पाई टी, यानी कि सिंक के अंदर जो भी आर्गुमेंट होता है हम उसमें पाई टी मल्टीप्लाई करके होल को पाई टी से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई सिंक ए टी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो उसका आर्गुमेंट है उसमें हमें पाई मल्टीप्लाई करना है और फिर जो हमारा आर्गुमेंट बनता है उससे हमें डिवाइड कर देना है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हमारे पास आता है सिंक पाई टी, ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन ऑफ जो हमारा आर्गुमेंट है उसे हमें एज इट इज लिख लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें उसमें पाई से मल्टीप्लाई करना है और जो भी आर्गुमेंट अंदर बनता है, जैसे कि ये चीज जो ये है, इसी से हमें होल में डिवाइड कर देना। तो ये हमारा हो जाएगा पाई स्क्वायर टी। तो पूरा फंक्शन हमारा क्या बन गया, साइन ऑफ पाई स्क्वायर टी बाई पाई स्क्वायर टी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम सिंक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है फ्रेंड्स, अब तीसरा हमारे पास आता है, जैसे कि अगर हमारे पास दिया हो कुछ, जैसे कि हमारा जो तीसरा पॉइंट है सिंक ए टी बाई बी टी, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हो, साइन ऑफ ए टी बाई बी टी। फ्रेंड्स, ये जो हमारा बी टी है ये पूरे होल फंक्शन के साथ डिवाइड है, ये साइन के अंदर ब्रैकेट में ये नहीं है, साइन के साथ ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ ए टी है। अगर हमारे पास कुछ इस फॉर्म का कोई सिग्नल दिया होता है तो हम इसको कैसे सिंक फंक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, हमें जो हमारा साइन के अंदर का आर्गुमेंट है, यहाँ पे क्या है ए टी बाई जो भी यहाँ पे डिवाइड होता है, इसे हम यहां से हमारा क्या आ जाता है ए बाई बी, यहां से हमारा आ गया ए बाई बी, तो हम यहाँ पे ए बाई बी नोट डाउन कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें लिखना है सिंक ऑफ जो भी हमारा अंदर आर्गुमेंट होता है साइन के साथ, वो लिख के हम उसे पाई से डिवाइड कर देते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जो पाई है ये सिंक के अंदर ब्रैकेट में है, ये पूरे होल में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लिखेंगे। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है साइन ऑफ 4t बाई 3t। ये जो 3t है ये पूरे होल साइन के साथ डिवाइड है, ये साइन के साथ ब्रैकेट में नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है 4t बाई 3t। तो यहां से हमारा आ जाएगा 4 बाई 3 इंटू सिंक ऑफ अंदर जो भी ब्रैकेट में है 4t बाई पाई, ये हमारा हो जाएगा सिंक में रिप्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, अगर हम इसे सॉल्व करके देखें तो ये हो जाएगा 4 बाई 3, और सिंक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन ऑफ अंदर हम क्या करते हैं पाई से मल्टीप्लाई, तो यहां हमारा हो जाएगा 4t बाई, यहां पे हम फिर से 4t से डिवाइड कर देंगे, यानी जो यहां होता है उसी से हम डिवाइड कर देंगे, यहां से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा साइन ऑफ 4t बाई 3t। तो देखिए ये हमारा जो हमें दिया था वही हमारा बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसे कैसे लिखना है। सबसे पहले ए टी बाई बी टी करेंगे, तो यहां से हमारा टी कैंसिल होकर ए बाई बी बच जाएगा। फिर उसके बाद सिंक ऑफ जो भी साइन के साथ ब्रैकेट में रहेगा उसको हम पाई से डिवाइड करके लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब
इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सिंक ऑफ माइनस टी निकालते हैं तो इसे कैसे लिखेंगे? साइन पाई ऑफ माइनस टी बाई पाई ऑफ माइनस टी। तो साइन पाई माइनस टी हो जाएगा माइनस साइन पाई टी बाई माइनस पाई टी। तो हमारा माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा सिंक टी, यानी कि सिंक ऑफ माइनस टी हमारा सिंक टी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा एक इवन फंक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा, अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 करें तो सिंक टी हमारा क्या हो जाएगा? आइए हम इसे ग्राफिकली समझ के देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा सिंक का ग्राफ। अब यहां पे ये हमारा है 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो 0 पे देखिए, हमें यहां पे करना लिमिट x टेंड्स टू 0 सिंक ऑफ t। अब ये हमारा 0 पे ये हमारी वैल्यू होती है 1। अब फ्रेंड, अब इसको आप लेफ्ट से अप्रोच करिए या फिर राइट से अप्रोच कीजिए, ये हमारा 1 के इक्वल होता है। पर लेकिन हमें क्या देखना है? हमें देखना है 0 माइनस या फिर 0 प्लस पे वैल्यू। तो अगर हम 0 माइनस देखें तो 0 माइनस हमारा क्या हो जाएगा? कुछ यहां पे आएगा, इस जगह पे आएगा फ्रेंड्स। और हमारा जो 0 प्लस होगा ये हमारा कुछ इस जगह पे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 0 माइनस का मतलब क्या है? कि हम लेफ्ट से 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और 0 प्लस का मतलब हम राइट से 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो जैसे ही हम 0 से थोड़ा सा पहले, यानी कि जब हम 0 माइनस पे रहेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 से थोड़ी सी कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। उसी तरह अगर हम राइट से अप्रोच करते हैं तो भी हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली 1 तो वो 0 पे होती है, 0 से थोड़ा बाद या फिर थोड़ा पहले वो 0 से थोड़ी कम होती है। इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 सिंक t हमारा जो होता है ये हमारा होता है 1 माइनस। 1 माइनस का मतलब क्या है फ्रेंड्स? कि हमारा जो वैल्यू है वो 1 से थोड़ी सी कम है। यहां पे आप लोग ग्राफ में भी देख सकते होंगे कि ये वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है? सिंक t एट t इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आप लोग देख सकते होंगे कि t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ठीक है फ्रेंड्स। अब 0 क्रॉस ओवर टाइम इंस्टेंसेस, यानी कि सिंक t हमारा कहां कहां 0 हो जाएगा, आइए समझते हैं एक बार। सिंक t, इसे हमें इसकी वैल्यू कहां कहां 0 होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंक t को हम लोग लिखते हैं साइन ऑफ पाई टी बाई पाई टी इज इक्वल टू 0। यहां से हमारा जो पाई टी हो जाएगा वो हो जाएगा n पाई। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जो साइन होता है वो n पाई, यानी कि वो इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई पे वो 0 होता है। जैसे कि 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, इस पे वो 0 होता है। तो यहां से हमारा आ जाएगा t इज इक्वल टू n। यहां से हमारा आएगा t इज इक्वल टू n, यानी कि जहां जहां पे टाइम की वैल्यू इंटीजर होगी वहां वहां पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह अगर यहां पे दिया होता हमारे पास सिंक ऑफ 80, सिंक ऑफ 80 अगर 0 होता तो यहां से हमारा क्या आ जाता? 80 इज इक्वल टू n, यानी कि t इज इक्वल टू हो जाता n बाई ए, यानी कि n बाई ए जहां जहां टाइम की वैल्यू होगी वहां वहां पे ये सिंक 0 हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा क्या है? सिंक का ग्राफ है। तो यहां पे आप देख सकते हैं सिंक का ग्राफ है, तो t इज इक्वल टू n पे ये 0 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए जैसे ही 1 2 3 4, उसी तरह -1 -2 -3, इन हर जगह पे क्या है? वैल्यूज जो है वो हमारी 0 के इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि 0 क्रॉसओवर इंस्टेंसेस क्या होगा। अब यहां पे एक बात हमें ध्यान रखनी है, ये जो हमारा n है, n हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि जो साइन का ग्राफ है सिंक का, उसमें हम देख सकते हैं जो हमारा 0 है उसमें वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है।
अब ये हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसे आप लोग ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। अब जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो हमारा है लिमिट t टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी सिंक ऑफ t। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, हम देखते हैं लिमिट t टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी ऑफ सिंक t। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी या फिर प्लस माइनस इंफिनिटी, किसी पे भी, ये हमारा हो जाएगा साइन पाई टी बाई पाई टी। अगर हम t की वैल्यू पुट कर दें, t की वैल्यू इंफिनिटी अगर हम पुट कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी साइन इनफाइनाइट पाई बाई इनफाइनाइट पाई। अब फ्रेंड्स ये देखिए, जब हम साइन का ग्राफ देखेंगे, अगर हम यहां पे साइन का ग्राफ अगर हम एक बार देखें, तो साइन का जो ग्राफ होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, उसी तरह इस साइड पे भी वो कुछ इस तरह से। तो अगर हम देखें तो साइन का ग्राफ हमेशा +1 से -1 के बीच में ही ऑसिलेट करता है। यानी कि जब हम पाई पे, जब हम इनफाइनाइट पे देखेंगे साइन इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे भी जब हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारी वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट होगी, -1 से 1 के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह अगर हम माइनस इनफाइनाइट साइड बढ़ते हैं तो भी हम देखेंगे कि जो हमारी साइन माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही कोई एक वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होगी। तो यानी कि यहां पे हमारा क्या बन जाता है, यहां से हमारा हो जाता है ये हमारी कोई एक फाइनाइट वैल्यू होगी। तो हो जाएगा हमारा फाइनाइट, कोई भी फाइनाइट वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो सकती है, -1 से 1 के बीच में लाई कर सकती है, बाई इंफिनिटी। तो फाइनाइट बाई इंफिनिटी क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा 0। तो लिमिट t टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी सिंक t क्या होता है, 0 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसे आप याद रखिएगा। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सिंक t dt, सिंक का इंटीग्रेशन हमेशा 1 के इक्वल होता है। उसी तरह माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सिंक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन भी 1 के इक्वल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगर हमारे पास सिंक kt है, यानी कि जो हमारा t है वो किसी फैक्टर से, किसी फाइनाइट वैल्यू से वो स्केल्ड है, तो उस कंडीशन में जो हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है वो 1/k हो जाता है। यानी कि जो हमारा स्केलिंग फैक्टर है ये उतने टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। वही सेम टू सेम हमारा होता है सिंक स्क्वायर kt के साथ भी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इसकी प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये इसका ग्राफ है सिंक का, आई होप आप लोग इसे भी समझ चुके होंगे। ठीक है, अब जो हमारा अगला फंक्शन आता है वो हमारा आता है सैंपलिंग फंक्शन। आइए समझते हैं हमारा सैंपलिंग फंक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स अगर हम सिंक ऑफ t बाई पाई देखें, सिंक ऑफ t बाई पाई अगर हम देखते हैं तो ये हमारा किस तरह हो जाएगा, जो हमारा, इसे अगर हम साइन के फॉर्म में लिखें तो ये हमारा हो जाता है साइन t बाई टी, क्योंकि जब हम इसमें अंदर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई पाई कैंसिल होके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ t बच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइन t बाई टी, इसे ही हम कहते हैं सैंपलिंग फंक्शन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सैंपलिंग ऑफ t। यानी कि सैंपलिंग फंक्शन हमारा जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा, सैंपलिंग फंक्शन का हमारा डेफिनेशन हो जाएगा सैंपलिंग ऑफ t इज इक्वल टू साइन t बाई टी। यानी कि हमारा सिंक फंक्शन में अंदर हमारा पाई से मल्टीप्लाई होता था और फिर उसी पाई टी से डिवाइड होता था, पर लेकिन सैंपलिंग फंक्शन में ऐसा नहीं होता। सैंपलिंग फंक्शन में
अंदर जो भी आर्गुमेंट है उसे हम डायरेक्टली साइन के साथ लिख के उसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है सैंपलिंग फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हूबहू सिंक फंक्शन के जैसे ही होती हैं। जैसे कि अगर हम सब लिखें सैंपलिंग ऑफ 80, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 80/80। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ सैंपलिंग फंक्शन के प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि सैंपलिंग फंक्शन जो होता है वो इवन होता है। फ्रेंड्स, हमने देखा था सिंक फंक्शन भी इवन होता है और ये भी एक सिंक का ही पार्ट है, तो ये सैंपलिंग फंक्शन भी हमारा इवन होगा। इसे आप जैसे हमने पहले प्रूफ किया वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं। उसी तरह लिमिट t टेंड्स टू 0, सैंपलिंग ऑफ t जो होता है ये भी हमारा होता है 1 माइनस के इक्वल, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है ये भी 1 से थोड़ी सी कम होती है, जैसे कि हमने सिंक फंक्शन में देखा था। फ्रेंड्स, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम टू सेम हमारे सिंक फंक्शन के जैसे ही होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह सैंपलिंग ऑफ t इक्वल टू 0 पे 1 होता है। अब इंपॉर्टेंट हमारा क्या आ जाता है, 0 क्रॉसओवर टाइम इंस्टेंस। तो फ्रेंड्स, वहां पे जो हमने देखा था t इज इक्वल टू n, वो होता था हमारा सिंक फंक्शन के केस में, पर लेकिन यहाँ पे हमारा सिंक फंक्शन नहीं है, यहाँ हमारा है सैंपलिंग ऑफ t। और फ्रेंड्स, सैंपलिंग ऑफ t को अगर हम सिंक के फॉर्म में लिखें तो अभी हम पीछे देखे थे क्या होता है, सिंक ऑफ t बाई पाई, सिंक ऑफ t बाई पाई। तो अब हम ये हमारा सिंक में आ गया, तो हम सिंक की प्रॉपर्टी लगा सकते, क्या लगा सकते हैं कि 0 क्रॉस ओवर इंस्टेंस कहाँ होता है, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू n के इक्वल। यही हमने देखा था। एक बार फिर देखिए, जो हमारा अंदर जो हमारा आर्ग्यूमेंट है उसे ही हम n के इक्वल कर दिए थे। यहाँ t आर्ग्यूमेंट है तो t इज इक्वल टू n हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो t बाई पाई है, तो t बाई पाई हमारा n के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, t इज इक्वल टू n पाई। यानी कि जहां जहां भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई होगा वहां वहां पर जो हमारा सैंपलिंग फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहां भी वही एक्सेप्शन है, n कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि n पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 पे इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। उसी तरह सेम टू सेम लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका भी 0 होता है। हमने अभी कुछ देर पहले सिंक फंक्शन का देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगली प्रॉपर्टी जो हमारी आती है वो हमारा होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सैंपलिंग ऑफ t। ये हमारा होता है पाई के इक्वल। फ्रेंड्स, आई होप आप सब समझ गए होंगे कि ये पाई के इक्वल क्यों होता है। क्योंकि यहां देखिए, जब हम सिंक फंक्शन देख रहे थे तो हमने क्या देखा था, जिस फैक्टर से स्केल्ड होता है वही फैक्टर से ये डिवाइड हो जाता है। तो हमारा जो सैंपलिंग फंक्शन है, सैंपलिंग फंक्शन क्या होता है, सिंक ऑफ t बाई पाई, यानी ये 1 बाई पाई से डिवाइड होगा तो पाई हमारा ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। उसी तरह अगर हम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सैंपलिंग स्क्वायर देखते हैं, सैंपलिंग स्क्वायर ऑफ t, तो ये भी हमारा हो जाएगा पाई के इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को सैंपलिंग फंक्शन में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें सैंपलिंग फंक्शन को सिंक फंक्शन में बदल देना है। ये हमारा हो जाएगा सिंक ऑफ t बाई पाई, और फिर जो भी सिंक की प्रॉपर्टीज है वो एज इट इज सैंपलिंग फंक्शन में एप्लीकेबल हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हमारा जो पहला टॉपिक था कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल वो हमारा खत्म होता है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। फ्रेंड्स, जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो हमारा दो तरीके का हो सकता है। एक होता है नेचुरल डीटीएस, एक होता है कन्वर्टेड डीटीएस। फ्रेंड्स, नेचुरली का मतलब हमारा जो सिग्नल है वो पहले से ही, मतलब नेचुरल फॉर्म में ही वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल रहता है। और लेकिन कन्वर्टेड में क्या होता है कि पहले हमारे पास कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होता है,
उस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, हमने पीछे देखा था कैसे करते हैं, हम t को nts के इक्वल पुट कर देते हैं। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में जो हमारा t होता है उसको हम nts के इक्वल पुट कर देते हैं। यहां हमारा ts क्या होता है, ये होता है 1/f। f क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की। फ्रेंड्स, इससे हमने पहले ही स्टार्टिंग के ही दूसरे या तीसरे वीडियो में हमने इसे कवर किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि नेचुरली और कन्वर्टेड में अंतर क्या होता है। अब हम आ जाते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन पे। तो फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेशन का एक तो हमारे पास होता है कि जैसा हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल करते हैं कि xt इज इक्वल टू e की पावर t या फिर sin t, जैसा भी हमारा गिवन है हम उसे ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक तो हमारा फॉर्म ये होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है कुछ इस तरीके से, यानी कि हम जो 2 की पावर n जो हमने यहाँ पे लिखा डायरेक्टली, हम इसे n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है, वो ये है कि n हमारा सिर्फ और सिर्फ इंटीजर हो सकता है। यहाँ हमारा कोई भी फ्रैक्शन अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग खुद भी सोचिए, अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन पुट करना शुरू कर देंगे तो फिर किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हो जाएंगे अगर हम फ्रैक्शन पुट करना शुरू कर देंगे। जैसे कि 1 और 2 के बीच में ही अगर हम देखें तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस हो जाएंगे, तो उतने की वैल्यूज पुट करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए जब भी हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करते हैं तो वहां पे जो हमारा n होगा वो हमेशा इंटीजर होगा। तो दूसरा तरीका क्या है, जहां ये 2 की पावर n लिखा हुआ, हम n की डिफरेंट इंटीजर्स वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे कि जब हम n को 0 पुट करेंगे तो होगा 2 की पावर 0, तो ये हमारा आ जाएगा 1। फिर हम n की वैल्यू 0 के बाद क्या पुट कर सकते हैं, 1। इनके बीच में हम 0.5 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 0.5 क्या है, फ्रैक्शन है। तो जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 1 2। उसी तरह अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4। फिर हम डॉट डॉट कर देंगे। ऐसा नहीं कि हम पूरा इनफाइनाइट तक लिखने बैठ जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कुछ वैल्यूज को हम यहाँ पे शो कर देंगे। उसी तरह 2-3 वैल्यूज हम निगेटिव में भी शो कर देंगे। अगर हम 2 की पावर -1 रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। अगर हम 2 की पावर -2 रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है कि हम जो n की वैल्यू है सिर्फ इसे फ्रैक्शन नहीं पुट कर सकते, उसे पुट करने के बाद हमारे जो सैंपल्स की वैल्यू है वो हमारी फ्रैक्शन में आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, जैसा कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए अगर ये सिर्फ और सिर्फ ये सिग्नल दिया होता है, जैसे कि अगर हमारे पास दिया होता 1/4 1/2 1 2 4 और ऐसे आगे कंटिन्यू, और अगर हमारे पास ये चीज जो है, हमारे पास ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो ये हमें नहीं दिया होता, तो फिर सिर्फ और सिर्फ इसको देखकर हम कैसे पहचानते कि आखिर ये किस चीज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, किस चीज का ये सैंपल्स हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि n की किस वैल्यू के लिए ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आती है, जैसे कि 2 की पावर 0 क्या आएगी, 1, हम उसके नीचे इस तरीके से एरो बनाकर हम x इज इक्वल टू 0 को शो कर देते हैं ताकि हमें क्लियरिटी हो। जैसे कि जब हमने इसे x इज इक्वल टू 0 पे असाइन कर दिया तो इसके जस्ट बाद वाला क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए होगा, इसके जस्ट बाद वाला n इज इक्वल 2 के लिए होगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह 0 के जस्ट पहले जो ये वैल्यू है ये हमारा होगा n इज इक्वल टू -1 के लिए। तो ये क्लियरिटी रखने के लिए हम 0 को एरो से शो कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हमारा क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसा कि हमने देखा था कि जो हमारी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के लिए ही डिफाइंड है, तो इसीलिए जो हमारा ग्राफ भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स पे ही बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स।
तो अब देखिए n इज इक्वल टू 0 पे हमारा क्या वैल्यू थी, 1 थी। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n इज इक्वल टू 0 पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि हमारी 1 के इक्वल होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह अब 0 से 1 के बीच में हमारे पास कोई भी सैंपल नहीं होगा क्योंकि उसके लिए वो डिफाइंड ही नहीं होता। फिर n इज इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू है, 2। तो 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम 1 से एक लाइन खींचेंगे 2 मैग्नीट्यूड की, तो ये हमारा हो जाएगा 1। उसी तरह अगर हम जाएं n इज इक्वल 2 के लिए, n इज इक्वल 2 के लिए वैल्यू क्या है, 4। तो ये हमारा हो जाएगा n इज इक्वल 2 के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 4 मैग्नीट्यूड की। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह अगर हम n इज इक्वल टू 3 की अगर बात करें तो 2 की पावर 3 हमारा होता है 8। तो हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा फ्रेंड्स, 8 होगा। यहां गलती 6 लिखा गया है पर लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह जब हम n इज इक्वल टू -1 की बात करेंगे, ये हमारा क्या है, -1। तो -1 की वैल्यू क्या है, 1/2। तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से जो कि हमारी 1/2 मैग्नीट्यूड की होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब n इज इक्वल 2 पे हमारी जो वैल्यू है वो है 1/4, यानी कि 1/2 का भी हाफ। तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 1/4 हो जाएगी और इसी तरह ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एरो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एरो मैंने आप लोग को डिस्कस कर दिया है कि आखिर हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 हमारे पास सिनेरियोज दिए हुए हैं, जैसे कि यहां पे देखिए केस ए। केस फ्रेंड्स, अगर हमारे पास एरो मेंशन नहीं है तो हमें क्या करना है, यहां पे हमें वो शो किया गया है। अगर हमारे पास ऐसा है कि हमारा जो लेफ्ट मोस्ट सिग्नल है इसके पहले कोई भी सिग्नल नहीं दिया है तो हम इसे ही 0 अज्यूम कर लेंगे। पर ये हम कब करेंगे, जब हमें एरो गिवन ना हो तो ही हम ऐसा करेंगे। तो अगर इसके पहले कोई भी नंबर नहीं है तो हम इसे n इज इक्वल टू 0 के लिए अज्यूम कर लेंगे। केस बी क्या हो सकता है कि जो हमारा राइट मोस्ट जो हमारा सैंपल है इसके बाद कोई भी वैल्यूज ना हो तो हम राइट मोस्ट सैंपल को n इज इक्वल टू 0 के लिए अज्यूम कर लेंगे। पर लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कुछ केस सी टाइप का दिया होता है तो हम यहाँ पे कुछ भी अज्यूम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपके पास कुछ इस तरह का अगर आता है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर वो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक तरह से गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा हमारे पास एरो असाइन रहेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहां पे अगर एरो असाइन कर देता हूं यानी कि 2 पे, तो इसका मतलब क्या है कि n इज इक्वल 0 के लिए सैंपल हमारा 2 है। ये हमारा हो जाएगा -1 के लिए, ये हो जाएगा -2 के लिए, सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा 1 के लिए, ये हमारा 2 के लिए, ये -1 के लिए और ये -2 के लिए। ये फिर ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एरो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आप किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं सैंपल फॉर्म में तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप एरो को जरूर से जरूर मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका आंसर बिल्कुल सही है तो लेकिन अगर एरो ही मेंशन नहीं है तो फिर वो आंसर एक तरह से हम उसे गलत ही कहेंगे, क्योंकि हमें कैसे पता कि किस वैल्यू के लिए वो सैंपल किसको करस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे कि केस ए में देखिए, अगर ये एरो अगर इसके जगह अगर हम यहां लगा दें तो फिर हमारा जो आंसर है वो पूरी की पूरी तरह चेंज हो गया। तो इसीलिए जब भी आप लोग आंसर लिखें तो हमेशा एरो को रिप्रेजेंट जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का बेसिक समझ में आ गया होगा। तो कल हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स या फिर जिनको भी जरूरत है उनके साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।